अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उस्मान अहमद कसाना। बड़ी दिलचस्प किस्म की जो सूरत-ए-हाल है वो बन रही है और एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने भी फाइनली पता नहीं उनको क्या हुआ है, बहरहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब वो अपोज़िशन में बैठेंगे और उनके जो मामलात हैं, उनकी वजह से फिर अब पीटीआई ने फ़ैसला किया है कि उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाए और उनके साथ शायद मुलाकात भी होने वाली है। हफ़्ते को हड़ताल का भी उन्होंने कह दिया हुआ है, प्रोटेस्ट का भी कह दिया हुआ है। फिर अमेरिका के साथ मामलात को उठाने का मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ भी बातचीत की जाए और देखा जाए कि क्या मामला चल रहे हैं। फिर एक और डेवलपमेंट ये है कि उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द उम्मीदवार जो है वो करार दे दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से जो मुज़ाकरात जो होने थे, जो पीपल्स पार्टी कह रही थी पीटीआई के, वो मना कर दिए गए हैं। तो इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, इनका ज़रा तज़िया करते हैं और गंडापुर के हवाले से भी जो मामलात हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करते हैं कि उनके ऊपर क्या इतनी ज़्यादा रिज़र्वेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को महसूस हो रही हैं। तो चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहैब मरगूब साहब से। सुहैब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और ये मुझे बताएँ कि ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, ये तो बड़ी फ़ास्ट डेवलपिंग स्टोरी है इस वक़्त के जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने कहा है और उसके बाद हमने देखा कि वाक़तन लोगों में एक हिजान किसी कैफ़ियत पैदा हुई कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने इतनी सख्त बातें कर दी हैं और उन्होंने कहा जी कि पैसे लेके सीटें जो हैं, वो बाँटी गई हैं और मुख़्तलिफ़ मामलात को जो हैंडल किया गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट जी? जी, बिल्कुल देखें फज़लुर रहमान साहब ने ये बात उस वक़्त की थी जब उनकी 0 सीट्स सामने आ रही थी, फिर उनको 2-1 सीटें मिल गईं, है ना? बाद में बयान इनका उसी वक़्त आ गया था जब इलेक्टोरल प्रोसेस अभी जारी था और गिनती-विनती जारी थी, तो उनको समझ आ गई थी कि मैं हर जगह हार रहा हूँ। उनको हाँ। अचानक कहीं से 2 सीटें निकल के आ गईं, एकदम उनके खाते में निकल आईं। हुँ। अच्छा, उसी तरह फिर केपीके में भी उनको देने की कोशिश की गई, वो तो ज़ाहिर है बाद में फिर जब सारे लोग सामने आ गए कि ये तो नहीं मुमकिन नहीं है, तो फिर उनको मतलब हाँ। सूबाई असेंबली में उनको वो कुछ नहीं मिल सका जो उनकी ख़्वाहिश थी। अब इसमें ये है कि देखें कि जो फज़लुर रहमान साहब हैं, वो कभी भी स्ट्रीट पावर नहीं कर सके सिवाय मजलिस अमल के जब वो जमात इस्लामी और सारी जमातें इकट्ठी थीं। और ये भी उस वक़्त जब एक सारा जो निज़ाम है, हुकूमत चलाने वाला, हुकूमत बनाने वाला, हुकूमत गिराने वाला, वो मजलिस अमल के साथ था। तब उन्होंने जाके कहीं 18वीं तरमीम जो करवानी थी, उसके सिले में उनको केपीके में और इधर-उधर कुछ हुकूमत दी गई, कुछ उनको अपना और फेडरेशन में सपोर्ट मिली। इसके अलावा तो फज़लुर रहमान की कोई पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सियासत में रही नहीं। तो और हुँ। जमात-ए-इस्लामी जो उसने भी गुज़िश्ता जो 1-2 इंतखाबात थे, वो अपने परचम के, अपने निशान की छतरी तरह नहीं लड़े, वो भी मजलिस अमल के साथ रही और अपने उसके निशान में लड़ती रही। तो उसने भी अपनी जो ये साख है, वो एक अलग आइडेंटिटी खो दी हुई थी, उसने भी अब अपनी अलग आइडेंटिटी बरकरार कायम करने की कोशिश की इन इंतखाबात में। हाँ। इसलिए अब जहाँ इतनी तब्दीलियाँ आई हैं, तो वहाँ फज़लुर रहमान को ये समझ आ गई है कि मैं अब जो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है, वो नहीं कर सकता, वो उनके अपने घर में बुलडोज़ हो गई। देखिए, वो हुँ। अपने डेरा इस्माइल खान में हारे, केपीके जो कभी मुफ्ती महमूद का गढ़ हुआ करता था इनके वालिद साहब का, वहाँ भी हुँ। इतने बुरे तरीके से हारे हैं कि जो सीटें 1-2 मिली हैं, उनको भी लगता है कि पता नहीं कैसे मिल गई हैं। जो देखा ना इनको बलूचिस्तान में जाके भी कहीं एक आधी सीट मिली है, तो उनके हाँ। उसमें भी शक है। हालाँकि पहले ये बलूचिस्तान की 2nd, 3rd लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में, जब इन्होंने मैंगल के साथ मिलके भी हुकूमत बनाई थी तो। तो जी। मतलब ये कि अब ये द 2 सूबों में बिल्कुल कन्फाइन हो गए थे। पहले तो मतलब देखें ना 2 सूबों में ताकत में थे, फिर ये 2 सूबों में बिल्कुल ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटके बिल्कुल पस मंज़र में एक समझ लें कि दीवार से ही लग गए थे, अवाम ने लगा दिया था इनको। हालाँकि ये मतलब रहे हैं हमेशा से मुक़तदरा के साथ रहे हैं। अभी भी हाँ। जैसे हाँ। आप देखें ना कि अभी 2 साल पहले तक तो ये उन्हीं के साथ थे और 18 महीना ये उनके साथ चले हैं। चले उन्हीं हैं, लोगों बिल्कुल के साथ चले हैं। चले ना, उन्हीं के साथ चले जिन्होंने हुकूमतें गिराई हैं, हुकूमतें बनाई हैं, तो उनके तो ये गोद में खेले हैं। तो अब हुँ। इनको ये नज़र आ गया कि ये उनकी मर्ज़ी से भी मतलब हुकूमत में नहीं आ सकते, इतना वोट बैंक इनका नहीं है। तो हाँ। इसलिए फिर अब इनको हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, तो इन्होंने अपनी मजलिस आमला को तो कहा है कि भाई तो ये आप डिसीज़न दो। जी, हाँ, लेकिन ये जो तो पीटीआई ने इनकी जो फैसला किया है, जी। पीटीआई का जो फैसला है उनके साथ मिलके कुछ मामलात आगे बढ़ाने का, आप समझते हैं कि ये कोई सियासी सतह पे कोई अच्छी मूव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पीटीआई तो उनको क्या-क्या नहीं कहती रही है। पहले भी अभी भी जो एक वज़ीर इनके सॉरी बैरिस्टर गोर साहब का जो स्टेटमेंट था,
उसमें भी यही था कि वो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 3 जमातों पे तो उन्होंने सीधा-सीधा क्रॉस लगा दिया था, जिनमें पीपल्स पार्टी और ये भी शामिल थे, नून लीग और हाँ, पीपल्स पार्टी वगैरह। और पीडीएम के तो सरबराह के तौर पर ये हेड थे, उस ग्रुप को हेड कर रहे थे, जिसने हुकूमत गिराने में, जोड़-तोड़ करने में, हॉस्टिलिटी में, फ्लोर क्रॉसिंग में, जितना भी मतलब आज से 2 साल, 1.5 साल पहले गनगुला, उसमें ये उस हाँ, पीडीएम 1 के हेड थे। तो अब इनके साथ अव्वल तो मुज़ाकरात करना ही एक बड़ी अजीब-सी लगी, और फिर मतलब ये उससे भी ज़्यादा सुपर हुँ, अजीब-सी बात लगी कि अपना कि ये बात करें ऑपोज़िशन के तौर पे, मतलब हुकूमत साज़ी के लिए तो आदमी मुज़ाकरात कर सकता है। अब हाँ, स्ट्रीट पावर जो है वो सब तो सिर्फ सॉरी पीटीआई के पास है, इनके पास तो पीटीआई है के ही पास। नहीं। हुँ, ये तो हुँ, वैसे ही हर जगह पे हारे हुए हैं, तो एक हारी हुई जमात के साथ करना उनको जान डालने के बराबर है। तो मुज़ाकरात के लिए गए तो हैं, ये मेरा ख़्याल है वो जो एक दबाव होता है ना, हर तरफ से एक दबाव हाँ, पड़ रहा हाँ, होता है कि आप मुज़ाकरात करें, सबको साथ लेकर चलें। तो ये शायद वो जो एक बयान थे लोगों के भी कि सबको मिलकर चलना चाहिए, मुस्तहकम जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है, डायलॉग, डायलॉग, हुँ, डायलॉग। तो मेरा ख़्याल है कि उसका एक एक जिसको कहते हैं ना, एवें हुँ, ही एक मुज़ाकरात ये ज़हन में रख के हाँ। कि ये बैल मुंडे तो कोई नहीं चढ़नी, तो वो चढ़ाने चलें के बात लिए करके नहीं है। देख लेते हैं। जी, ठीक है, जी, लेकिन हाँ, लेकिन बस सुबह वो। इसमें एक चीज़ बड़ी बड़ी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जो पीटीआई की क़यादत है, जो बाहर है और वो लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने दिन गुज़र गए हैं, अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आपका मैंडेट चुरा लिया गया है, आपकी सीटें चुरा ली गई हैं और आप अभी तक अंदर बैठ के बातें सिर्फ़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे प्रैक्टिकली कोई किसी ने धरना नहीं दिया, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो जो कारकुनान हैं, वो बड़े शदीद किस्म के गुस्से में हैं इस वक़्त अपनी क़यादत के हवाले से। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? देखें बिल्कुल सही है, ये बात तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं। देखें, एक तो जो इन्होंने जमातें सेलेक्ट की हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि केपीके में जमात-ए-इस्लामी से करेंगे और मरकज़ में और आप खुद ही तो पंजाब कह में रहे ये। थे, आपने ही तो मशवरा दिया था कि जमात इस्लामी के साथ कर लें। नहीं, 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 ये नहीं, मैंने तो कहा था कि जमात-ए-इस्लामी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान और हर जगह किया जाए। मुझे हुँ, तो ये चीज़ अजीब-सी लगी ना कि एक तरफ जेआई से कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमडब्ल्यू से कर रहे हैं, मजलिस हुँ, इबादतुल मुस्लिमीन से कर रहे हैं। मतलब ये हुँ, चीज़ 2-3 एंगलों से, ज़ावियों से इस पे तनकीद की जा रही है। एक कि वाय एक खालिस मज़हबी जमात, और जो हाँ, मतलब एक पॉलिटिक्स में तो है, लेकिन दूसरे उसमें है। अच्छा, अब इस पर फिर जैसे बाज़ उलमा जो अपना पीटीआई के साथ हैं, वो भी कुछ बात इस पे वज़ाहतें कर रहे हैं। लेकिन मेरी दानिश में मुल्क भर में एक ही जमात के साथ अलायंस करने का होना चाहिए था। अब जैसे ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसी जमात के साथ क्यों कर रहे हैं जिनका अपना कोई अपनी कोई आदमी नहीं जीता हुआ उनका। एटी कोई नहीं। तो हाँ, बहरहाल हाँ, उनका भी, हाँ, लेकिन जीते हुए हैं उनके, जो उनके भी लोग जीते हुए तो है ना, आमिर रज़ा हैं और लोग हैं, उनके प्लेटफ़ॉर्म से हुँ, लोगों ने हुँ, जीत तो हासिल की भी है। तो अब इसमें जो मेरी नज़र में है ना, वो ये है कि ये एक जो इन पे एलिगेशन आ रहे हैं, नंबर 1 के इन्होंने पहले मरहले में जैसे ही लोग अनाउंस हुए तो इन सबको एक पार्टी में शामिल क्यों नहीं करा दिया? हुँ, नंबर 1, नंबर 2 ये कि जब इनको पहले से पता था तो इनको एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी कामयाबी के फ़ौरन बाद। अभी तक तो हुँ, हमने ये देखा ही नहीं कि मौजूदा जो कोर कमेटी है उसने कोई मीटिंग भी बुलाई हो। अभी हुँ, तक जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनके साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई। वो तो सिर्फ़ देखिए, अवाम के प्रेशर पे कोई सेटअप ज़िंदा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि अवाम बड़े बिखरे हुए हैं, अलग-अलग हैं, लीडरशिप उनको सपोर्ट नहीं कर रही। जिनको हुँ, जिताया है वो मतलब उनकी बात मान नहीं रहे, मतलब उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं चल रहा है। तो इनको ये चाहिए था कि पहले से ही ये बंदोबस्त करके रखते कि जो-जो जीतेगा उसको हम किस तरीके से किस पार्टी में शामिल कराएँगे। अभी तक हुँ, एक ऐलान तो किया है जेआई का और मजलिस का, तो अभी तक उसमें भी शामिल नहीं हुए। तो शामिल से मतलब कोई हमने बाज़ाब्ता ये ऐलान नहीं देखा, लोगों का नहीं देखा, कल को ये चीज़ मुतनाज़ बन जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें हो भी हाँ, गए हैं, हाँ, एक बात कर रहा हूँ ना कि हो सकता है हो गए हों, तो हुँ, कल को मुतनाज़ होगी, कल को लोग कहेंगे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा मेरे सामने तो नहीं हुए, भई सबको मैं फर्दर-फर्दर पूछूँगा तुम हुए कि नहीं हुए, और फिर ये दबाव डाल सकते हैं। तो इनको चाहिए था कि सबको साथ बिठा के ये शामिल करा देते, ये इनका बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है, जो इन्होंने खुद फ्री हैंड दे दिया, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाज़े खुले। हॉर्स ट्रेडिंग हुँ, ना होती अगर ये हुँ, पहले ही दिन शामिल हो जाते। तो और वीकनेसेस हैं। अभी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे 5-7 लोग जो हैं, वो मरियम साहिबा जो हैं उनको बुला लेती हैं और उनके साथ उनकी तस्वीर भी आ जाती है और वो भी सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ये मुझे बताएँ कि ये जो अब सूरत-ए-हाल है, इसमें जो वोट डाला गया है, क्या आप समझती हैं कि वोट लोगों ने डाला है शहबाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए?
या उनको डाला है कि आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, पीटीआई को डाला गया है। तो ये जो मैंडेट है, ये क्या बता रहा है आपको? वोट किस लिए दिए गए थे और हुकूमत किस लिए बन रही है? जी, बिल्कुल देखिए मैंडेट तो पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि कहाँ किसको मिला और किसने किसका मैंडेट चोरी कर लिया। ये तो देखें जो पहले जिन पे एलिगेशंस थे कि पैसे चुराते रहे, मुल्क की दौलत के साथ खेलते रहे, अब उन पे आ रहा है कि वो सियासी निज़ाम के साथ भी खेल रहे हैं और सियासत के साथ को भी एक जिसको कहते हैं ना हाईजैक कर रहे हैं। तो हुँ, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। ये इस पे कल जो मैरियट में होगा 2 बजे पीटीआई ने ऐलान किया कि हाँ, हमारा जितना हाँ, भी फॉर्म 45 का है 180 हमने जीते हुए हैं और हमें आखिरी तक जो इस वक़्त हम बात कर रहे हैं तो शायद 93 या 95 उनकी सीटें हैं। और तो अब ये सारे फॉर्म 45 जब वो रखेंगे वर्ल्ड की जो एजेंसियाँ हैं मीडिया के इंफॉर्मेशन की, सामने, हाँ। जी हाँ, तो उससे एक देखेंगे वो इनको कैसे कवर करते हैं क्योंकि अब तक की सिचुएशन में तो इंटरनेशनल मीडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है कि वो तो देख रहे हैं ना कि ब्लंट अंदाज में एक चीज़ हुँ, चल रही है, जो थोड़ी-सी बात करता है, ज़ुबान खोलता है, वो उड़ जाता है हाँ, और वो हाँ, लापता हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कोई लोग उनको नहीं उठा रहे, खुद ही गायब हो रहे हैं, तो ये भी बड़ी खतरनाक बात है, ये भी हमारे इदारों के लिए सोचने की बात है कि कहाँ गायब हो रहे हैं। देखें, हुँ, हर 2 सूरतों में चाहे वो खुद उठा रहे हैं, चाहे लोग खुद से भाग रहे हैं या कोई दूसरा फ़रीक उनको उठा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहरहाल स्टेट की है ना कि उसने तहफ़्फ़ुज़ देना है, जो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़, जो आर्टिकल हाँ, 9 से आगे शुरू होते हैं और प्रीएम्बल में भी सारा कुछ है कि आइन बना ही इसलिए ना इमरानी मुआहदा जो इसीलिए हुआ है और आइन जो है वो इमरानी मुआहदे की अमलदारी के लिए है। तो हुँ, बुनियादी तौर पर रियासत ही नाकाम हो जाएगी अगर रियासत किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकी। तो मेरी हुँ, दानिश में इनको बिल्कुल अपना हर उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जो इख्तिलाफ़ राय कर रहा है और पीटीआई को भी पूरी उसके फ़ोर्सफुली जो है ना वो इन चीज़ों को हफ़्ते के रोज़ जैसे इन्होंने कहा भी है कि निकलें, क्योंकि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट के काम के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब हुँ, स्टेबल गवर्नमेंट से आप ये ना समझ लेना कि स्टेबल का जो मतलब एक और भी निकलता है। तो बहरहाल एक ठीक, मुस्तकिल गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो बहुत हुँ, ज़रूरी है। जी। ठीक है। अच्छा, शहबाज़ शरीफ को अगर हम देख लेंगे जी, चलें ये वज़ीर-ए-आज़म बन ही जाते हैं, तो पहला स्टेप इनको क्या लेना चाहिए? क्या क्या कोई ऐलान, कोई ख़ुसूसी ऐलान करना चाहिए, जैसे चाँद निकल आया है, या क्या करना चाहिए इनको? देखिए, शहबाज़ शरीफ़ साहब की जो 18 माह की हुकूमत है, वो तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो गई। लेकिन जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे दबाव है और पब्लिक को उनको कहना चाहिए, भाई आपने कहा था कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। पहले आपके जो बेटे हैं, सगे हाँ, बेटे हमज़ा, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कोशिश भी कर रहा था 100 यूनिट देने की, ये तो बीच में हुँ, निज़ाम कानून आ गया, ढाँचे आ गए, हुँ, सिस्टम आ गया, तो मैं नहीं कर सका। तो अब करें। हाँ, और पहला जो है ना वो तो बिजली के जो सस्ते हैं उनको करने का काम हम इनको करना चाहिए और पब्लिक को ये तवक्को भी करनी चाहिए। और हुँ, पब्लिक को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे भी ये तवक्को है कि जैसे इमरान के 100 दिनों को इन्होंने रगड़ा दिया था, रगड़-रगड़ के उसका बेचारे 100 दिन को जो है ना वो हाँ, उसको हाँ। कोई दिन ऐसा नहीं था, हर दिन का कोई सेकंड ऐसा नहीं था जब मीडिया ने उसको माफ़ किया हो कि आपने ये प्रॉमिस किया था। तो ज़रा इनका भी कोई लत्ते लें जिसको कहते हैं तो हिसाब-किताब पूरा करें। हम भी देखते हैं कि ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन जो सूरत-हाल जी। इस वक़्त हमें नज़र आ रही है, इसमें जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसको तो हम देख रहे हैं कि जैसे अगर नवाज़ शरीफ साहब अगर उसमें से निकल गए, माइनस हो गए, जैसे कि नज़र आ रहा है, और उनको किया गया है माइनस, तो क्या फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की फ़ातिहा पढ़ ली जाए, ख़त्म हो गई मुस्लिम लीग, ख़ास तौर पे नून लीग जो है? देखिए, नून लीग तो एक्चुअली आपको याद होगा कि मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि नून लीग जो है वो तो उसके सारे लीडर ऐसे ही हैं मतलब स्ट्रीट पावर उनके पास नहीं है और यूज़लेस हैं और वो हारेंगे सारे। अभी भी आप देखें कि वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक 0.4% बढ़ा है। उनका वोट बैंक 0.4% जो है ना, वो फॉर्म 47 में बढ़ा है। फॉर्म 45 को अगर आप देखेंगे तो उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा माइनस हुँ, हुआ है। तो अब कहीं भी अगर आप देखेंगे 5, 6, 7 हज़ार वोट का फ़र्क पड़ जाए ना तो सीटें 30-40 सीटें जो सिर्फ़ 4-5 हज़ार से नीचे-नीचे के फ़र्क से हारी जीती जाती है। हुँ, लेकिन हुँ, इस बार कोई फ़र्क जो है ना वो 4-5 हज़ार का जो बहुत कम सीटों पे ऐसा हुआ है। मेजर हुँ, फ़र्क जो है ना 20, 30, 40, 50 हज़ार का है क्योंकि सारी अवाम निकली और इनका जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो गया है। हाँ, और ये पूरी पाकिस्तान की जो अब तक की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी उसमें पहली दफ़ा हुआ है। कि मतलब किसी हुँ, का जो अपना वोट बैंक है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो नवाज़ शरीफ ये सोच कर तो आ रहे थे पाकिस्तान कि मुझे यहाँ पे फूलों की सेज मिलेगी और मैं जाऊँगा तख्त
पे बैठूँगा सीधा-सीधा और हुक्मरानी करूँगा चौथी मर्तबा। मरियम का भी ये ख़्याल था कि मेरे अब्बू जो हैं वो चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जा रहे हैं और जो ला रहे थे उनका भी ये ख़्याल था। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा था कि पब्लिक जो है ना वो इस दफ़ा जो है ना किसी जाल में फँसने वाली नहीं है और हुँ, हमें भी ये भी नज़र आ रहा था कि ये नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगलों ने शहबाज शरीफ के लिए चूँकि उनको भी पता था कि हम जितना मर्ज़ी हिसाब-किताब कर लें तो हम कुछ लोगों को नहीं जितवा सकते। कोशिश तो पूरी की, कोशिश हाँ, उन्होंने पूरी की, लेकिन बहुत से हलकों में नहीं भी की। जैसे मैंने कहा कि वो सारे लोग हार गए, जैसे शेखुपुरा के लोग थे या लाहौर के लोग थे जो बहुत ज़्यादा खिलाफ बोलते थे हुँ, अपना एस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे हार गए। उनको हाँ, मतलब जितवाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। जितवाना कौन-सा मुश्किल था, फॉर्म 45 और 47 के डिफरेंस को दाएँ-बाएँ करते। जैसे अभी भी वोट पड़ रहे हैं, कहा भी जा हुँ, रहा है कि हुँ, नून लीग को और पीडीएम को 8 फरवरी से ज़्यादा वोट 9 फरवरी को पड़े। तो ये बहरहाल ना राइट, इसमें अपना ये इलेक्शन की जो मैनेजमेंट थी वो हुँ, बिल्कुल ज़ीरो थी, वो तो नज़र आ बिल्कुल रहा है, हाँ। नाकाम थी। जी। वो नज़र आ रहा है, लेकिन लेकिन इमरान खान की इस वक़्त जो सोच है वो क्या होगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मुख़्तलिफ़ लोगों को नॉमिनेट तो कर दिया है। असलम इकबाल को सीएम पंजाब के लिए नॉमिनेट कर दिया है, सालार को बलूचिस्तान के सीएम के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इसी तरह मैंने जैसे कहा कि उमर अयूब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो अभी जो उनकी सोच है वो अब क्या है? क्या वो मानेंगे एस्टेब्लिशमेंट की बातें या दूसरों की बातें? और स्पेशली अली अमीन गंडापुर के हवाले से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी वो काबिल कबूल नहीं है। तो उस पे अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मखदूम शहाबुद्दीन आपको याद होगा कि हुँ, आसिफ लीडर ऑफ ज़रदारी ने उनको हाँ, नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जब यूसुफ रज़ा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए थे, हाँ, चंद सेकंड की हाँ, सज़ा के बाद। तो फिर आपको याद है कि जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे बरामद की थी चेयर्स, हीरोइन-वीरोइन जो भी है, हुँ, तो हुँ, वही फिर गाड़ियाँ लेके दौड़ रहे थे पीछे मखदूम शहाबुद्दीन के और हनीफ अब्बासी के। हनीफ हाँ, अब्बासी तो बच निकले। मखदूम साहब हुँ, के बारे में फिर सुना है कि ज़रदारी साहब को मिले हमारे जो एक इस वक़्त बैरून मुल्क मुकीम है वो साहब, और उन्होंने हुँ, कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं मखदूम साहब को, तो उन पे तो नारकोटिक्स का बड़ा केस है। हुँ, तो ज़रदारी साहब समझ के होशियार आदमी थे, तो उन्होंने कहा फिर आप किसको चाहते हैं? मैं फिर राजा परवेज़ अशरफ को बना दूँ? तो हुँ, उन्होंने कहा ये आपका पॉलिटिकल डिसीज़न है, हम तो ये बताने आए हैं कि उन पे केसेज़ हैं। और हुँ, उसने कहा फिर बाकी आप देख लें। मतलब ये कि ठीक है मैं राजा हुँ, परवेज़ अशरफ को बना देता हूँ। राजा हुँ, परवेज़ अशरफ के जो भाई बंदे हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनका बिज़नेस पार्टनरशिप थी उन लोगों के साथ जो लोग बाद में डायरियाँ और फाइलें लेके भाग रहे थे मखदूम शहाबुद्दीन के पीछे। उनकी बेचारों की हाँ, शेरवानियाँ भी उसी तरह पड़ी की पड़ी रह गई जिस तरह नवाज़ शरीफ की शेरवानियाँ पड़ी की पड़ी रह गईं। हुँ, और उनका जो लोग कहते हैं ना हॉस्पिटल का जो लिबास है वो काम आ गया। उसको हाँ, इस्त्री हाँ, करवा लिया था तो उन्होंने वो अब काम आ गया, वो अब जहाज़ पे निकल जाएँगे पाकिस्तान से। तो ये मतलब नॉमिनेशंस जो है ना वो देखें पब्लिक के प्रेशर पे सस्टेनेबल नहीं होंगी। पीटीआई हुँ, ने एक तो बिल्कुल ये उनको देख लेना चाहिए था कि हम फॉर्म 45 की दौड़ को क्विक करें। पहले इन्होंने हाई कोर्ट में जाके टाइम ज़ाया किया, क्योंकि हाँ, कोई भी कोर्ट जो है ना वो उस हद तक मैदान में नहीं आती। इसमें लोग ये ना समझें कि ये इस मामले में अदालतों का फैसला गलत है, कि कोर्ट को पहले रेलेवेंट फोरम में जाना पड़ता है कोर्ट से पहले। तो हुँ, इसलिए हुँ, कोर्ट ने कहा कि आप पहले उधर जाएँ। ये पहले चले गए हाई कोर्ट में, तो जब ये उधर गए तो 4 8-10 दिन तो ज़ाया हो गए ना। ये काम हाँ, इनको हाँ, पहले करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को और इदारों को टाइम नहीं देना चाहिए था, मरियम को भी टाइम नहीं देना हुँ, चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं लोग भी क कोर कमेटी पे शक कर रहे हैं कि किसके साथ है, हुँ, कोर हाँ, कमेटी हाँ, किसके साथ है। अच्छा, डायलॉग के बगैर आप कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, मुकाबला तो करना चाहिए, हुँ, मैदान खुला नहीं छोड़ना हुँ, चाहिए। लेकिन इनको ये काम बहुत तेज़ी के साथ करना चाहिए था जिसमें उन्होंने काफ़ी सुस्ती दिखाई, और ये कोर कमेटी पे अपनी जगह एक दाग धब्बे मौजूद हैं। जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें लोगों को कंसर्न्स भी हैं। पंजाब में ज़ाहिर है कि अब नॉमिनेट कर दिया गया है मरीम नवाज़ को, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और दूसरे लोग जो हैं जाके उनको ब्रीफिंग्स देना शुरू कर चुके हुए हैं। एक तो ये मुझे बताएँ कि ये किस कैपेसिटी में ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, और
एक तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ को बेनज़ीर उनकी जो ब्रीफिंग्स हैं वो देनी शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केपीके जो कि एक छोटा सूबा है, उसके वज़ीर आला के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। तो ये आपको कोई तज़ाद नहीं नज़र आ रही है? क्या हो क्या रहा है जी? और किस कैपेसिटी में चीफ सेक्रेटरी जो है जाके ब्रीफिंग्स दे रहे हैं जी बेनज़ीर कह रहा हूँ मरियम को? जी, बिल्कुल देखिए ये तो इनको पता असल में इससे भी चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं कि कौन किसको चाहता है कि कौन पावर में आए। जो एक हुँ, एलिगेशंस हैं इदारों पर कि वो सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक के मैंडेट को, वो लोग बुलडोज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें से बिल्कुल क्लियर है कि किनके कहने पर लोग चीफ सेक्रेटरी और ये लोग उनको देने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब ये कि देखें अली अमीन गंडापुर को पहले हम ले लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जब आए तो पहले बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसा धुआंधार बयान दे दिया जिसका मतलब था कि मैं छोड़ूँगा नहीं और हुँ, लोग अपनी-अपनी जिसको कहते हैं ना कमर कस लें। वो हुँ, कमर उन्होंने ज़्यादा कसने का कह दिया तो लोग सारे एकदम उठ खड़े हुए। अभी आप हाँ, देखें कि जी उनको एक सूबे से बाहर की अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन बहुत हो रही है ना हमारे इस दौर में। तो बहुत इलेक्शन ज़्यादा। कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर के थे, उन्होंने उनके वारंट जारी किए और अब ताकि उनको भागना पड़ जाए और उनको तो बार-क्या पीटीआई के पास केपीके में तो बहुत है, ठीक है, अली अमीर गंडापुर साहब नहीं होंगे, उनकी जगह जो भी आएगा वो कम से कम पार्टी पॉलिसी को फ़ॉलो करेगा। लिहाज़ा मेरी दानिश में कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं आएगी अगर गंडापुर की जगह आतिफ खान आ जाएँ या कोई और आ जाए तो इमैटेरियल है। हुँ, कोई हाँ, मटीरियल चेंज बहरहाल नहीं आएगा और वहाँ हुँ, इतनी किसी की पावर नहीं है कि वो पीटीआई को हटा के किसी को कर लें, वहाँ 20 भी डिस्क्वालीफाई करेंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी। अब हम आ जाते हैं ठीक, पंजाब में। अच्छा, जी। पंजाब में जो मेरा ख़्याल है ना वो ये कि बुज़ार तो बैठ के कहीं किसी कोने में हँस रहा होगा कि मेरे ऊपर था तो अब देखो, वो है हुँ, ना हुँ-दस तो वो अब ये हाल होगा कि कहाँ मैं मुझ पे कसते थे कमर तो अब देखो किसको ले आए हो तुम मेरी जगह पे। हुँ, हुँ, अब देखें मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि बेनज़ीर भी तो 1988 में जब पाकिस्तान में 86 में लैंड किया था तो 88 में प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। लेकिन हाँ, उनके पीछे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी ट्रेनिंग थी। वो हुँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैरून-ए-मुल्क दौरे पर भी जाती रही बैठते हैं, रह बल्कि जाते एक हैं, दफ़ा हाँ, जब हाँ, एक दफ़ा जब वो कहीं फ्रांस गई हैं, तो उनके पास पासपोर्ट भी कहते नहीं था। तो फिर हुँ, मतलब उनको जो फ्रांस से उन्होंने सपोर्ट किया और उनको मतलब फिर भी एक प्रोटोकॉल के साथ साथ उनको लेके गए। तो उनकी एक पूरी थी, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जीती हुई हैं वो मतलब उनके साथ एक हाँ, ट्रेनिंग बड़ा उसके बाद बड़ा एक्सपोज़र इंटरनेशनल एक्सपोज़र था उनका, उनके और इंटरव्यूज़ होते 2 थे उस साल ज़माने में। का जो उनका लीडरशिप का एक्सपोज़र था वो था। हुँ, अच्छा, हुँ, आप बेनज़ीर के 2 साल के लीडरशिप के एक्सपोज़र को देखें और इनके 18 माह 2 साल की जो वैसे एक्सपोज़र है उसको देखें तो इन्होंने तो लूज़ ही किया। इनको हुँ, जब $100 का प्लान दिया गया जो यूथ लोन और क्या था प्रोजेक्ट, उसमें नाकामियों के ही चर्चे थे। उसके बाद इन पे हाँ, एलिगेशन आया कि जो हिलरी क्लिंटन उसने सॉरी मिशेल ओबामा ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसमें हुँ, भी एजुकेशन का उसमें भी इन पे एलिगेशंस थे कि फंडिंग ठीक यूज़ नहीं हुई और उसमें भी हुँ, करप्शन के या एम्बेसलमेंट के चार्जेस थे। तो ये 2 चीज़ों पे तो पहले ही अपना छोड़ चुकी हुई हैं। तो अब इनको जो ब्रीफिंग दी जा रही है, ब्रीफिंग से देखें कभी चीज़ें संभलती नहीं है अगर किसी के पास इन डेप्थ स्टडी नहीं है ना उन चीज़ों की। क्योंकि बिल्कुल, इनकी स्टडी है और मामलात में, घरेलू मामलात में इनकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। जब भी आप देखें ना कि शादियों के चक्कर देखें, नाकामियाँ बेटियों के हाँ, जो जो आदमी अपने ख़ानदान में अपनी बेटी का सही रिश्ता तय ना कर सके, मैं तो हुँ, समझता हूँ कि वो बदनसीब भी है और अपना उसकी जो बहुत शॉर्ट साइटेड भी है कि उसने कोई उस वक़्त का नज़र आने वाला नहीं ठीक, मफ़ाद देखा होगा हुँ, जिसके पेश नज़र उन्होंने कोई काम किया। हुँ। तो अब उनको तो ब्रीफिंग फिर देने का फ़ायदा फिर कोई नहीं आपको है आपकी क्योंकि वो क्या शॉर्ट तवक्कुआत साइटेड क्या है। है? आपकी क्या तवक्कुआत है? तकवा सिवाय वीडियो फैक्ट्री के अलावा कुछ और तवक्कुआत हैं तो मुझे बताएँ? तो देखिए वीडियो फैक्ट्री की वजह से तो हुकूमत में आई है, ये कोई छोटा काम तो नहीं है। देखिए वीडियो इंडस्ट्री पोर्न इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसी में तो हुँ, इन्वेस्टमेंट हो रही है सबसे ज़्यादा तो और ये इसने काम भी दिखाया है, केसेस भी देखे हैं कैसे यूँ लपेटे गए जैसे मैं आपको बताऊँ कल मैंने जो जोहो टाउन में देखा है कि सड़क पर अपना कोई दोपहर के टाइम में 5 पुलिस वालों ने एक नशे को रोका हुआ था। 5 अच्छा, पुलिस वालों ने एक नशे को रोका हुआ था और उसके वो गिरेबान में हाथ डाल के तो यूँ-यूँ घुमा के देख रहे थे। वो उनसे पूछा कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है? इसने क्या किया? उन्होंने कहा इसने कोई 2000 की कोई शै है वो चोरी की है। हुँ, अच्छा उसके पास उसकी कोई माँ खड़ी हुई थी, वो भी बदहाली में थी, ज़ाहिर है जो नशेई होगा उसकी माँ तो वैसे ही बदहाल हो गई, उसकी हालत पे भी और वैसे भी वो एक चंगल टाइप लोग थे।
हाँ। तो 5 पुलिस एहलकार 2000 की बरामदगी के लिए एक नशे के पास खड़े हुए थे और उसकी पूरी जामा तलाशी चल रही थी। लेकिन हमारे मुल्क में जो कई दर्जन अरब रुपए डकार गए, कई दर्जन अरब रुपए के मंसूबे खा पी गए, कोई काम सही नहीं हुआ, उनको उसको हम आँखों पे बिठा के ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। तो तो फिर इसका ये मतलब हमारा तो जो लग रहा है उससे तो फिर इसका मतलब है कि अगली वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकती हैं। ट्रेनिंग तो यही है ना, अभी तो देखा ना कि चूँकि इनके अबू जी जो हैं वो तो हार गए, वो तो बेचारे 2 जगह से खड़े हुए, दोनों जगह से उनके फॉर्म 45 ने उनको सपोर्ट नहीं किया। हाँ, हाँ। तो उनको जीत भी उस तरीके से देखें, बहुत से लोग इस वक़्त जीते हुए हैं, इस वक़्त भी फॉर्म 45 नए तैयार हो रहे हैं। मैं फिर कहूँगा बिल्कुल। फॉर्म 45 नए तैयार हो रहे हैं। जब भी तो देखा ना गिनती में जैसे कैसरा लाई का था कि कभी वोट पूरे हो जाते थे, कभी वोट कम पड़ जाते थे। क्योंकि वहाँ हाँ, पे फॉर्म 45 में वोट बढ़ा दिए गए हैं। तो बहुत सी जगह पे जाली वोट डाले गए, जब री-काउंटिंग हुई तो पता लगा कि वोट मज़ीद निकल आए। तो इनके ये गिले-शिकवे हैं कि भाई जब उनको जितवा दिया मज़ीद वोट डाल के, तो मुझे क्यों नहीं जितवा दिए वोट तो मैं यहाँ पे एक मुतालबा करता हूँ जो मतलब इस सारे निज़ाम के ढकोसलेपन को एक्सपोज़ करेगा। हुँ, जितना भी इन्होंने वोट छपवाया था, बैलेट पेपर छपवाया था, दो ब 22 25 करोड़ करोड़। हाँ, 22 करोड़ कह रहे हैं या जितना भी 25 करोड़, हाँ, 22 करोड़ हाँ, कह रहे हाँ, हैं। तो हाँ। बहरहाल अगर 25 करोड़ भी है, एक 20 करोड़ भी है, तो सारा का सारा वोट का ये ऑडिट करवाएँ। ये पब्लिक हुँ, को बताएँ कि हमने इतना वोट डाला था, इतना कास्ट हो गया, इतना हमने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा था और ये 12 करोड़, 10 करोड़ ये कह रहे हो ना कि इतना वोट कास्ट हो गया, टोटल को वोट इतना 12 करोड़ कास्ट हो हाँ, गया, हाँ, 9 हाँ। करोड़ कास्ट तो ये वो ये कहें कि ये कास्टेड वोट है, ये नॉन कास्टेड वोट है, ये हमारे पास बिल्कुल कास्ट वोट हुआ है, ये फ्रेश वोट पड़ा हुआ है। तो ये बताएँ फिर इसमें जो कास्ट हो गया और जो नहीं कास्ट हुआ दोनों का हिसाब-किताब बता दें। तो उससे फिर ठीक पता है। लगेगा कहाँ पे जाली वोट क पड़ा है, कहाँ पे जाली वोट नहीं कास्ट हुआ। लेकिन लेकिन ये जो ऑडिट की आप बात कर रहे हैं इसमें तो हमें अभी लगता है ना कि फिर बहुत टाइम लगेगा और साथ-साथ वही हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोई नीयत भी नहीं लग रही। सिवाय एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ज़रा अच्छी हुई है कि ये जो ओन चौधरी के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमसे गलती हुई है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये नोटिफ़िकेशन तो वो वापस ले लें, उसका ओन चौधरी का और सलमान अकरम राजा साहब को जो डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन बाकी जगहों पे तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल पार्टी बना है, वो तो कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। देखिए कहाँ पे देखें एक एक भी गलती हो ना, मैं आपको हुँ, बताऊँ टेक्सास में मैं था तो काउंटी क्लर्क वहाँ का कोई कमिश्नर डीसी टाइप रैंक है। हुँ, तो वो काउंटी क्लर्क से हम तो ज़ाहिर है रिगिंग के बारे में सवाल कर सकते थे। हमने उनसे हुँ, पूछा जी अमेरिका की किसी इलेक्शन में रिगिंग हुई? उन्होंने कहा हाँ, हुई। हमने कहा कब हुई? उन्होंने बताया जी फलाँ सन में एक फलाँ जगह पे काउंटी में जो वोट है, वो टोटल वोट से एक्सीड कर गया। जैसे नवाज़ शरीफ के हमारे हल्के में यानी 130 में एक्सीड कर गया। तो हम फिर खुश हुए। हमने कहा तो क्या बना फिर? हुँ, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं बना। हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन सिस्टम को बचाने के लिए हमारा जो कैंडिडेट था उसने ये फैसला किया कि हम वोटिंग जो स्टाइल है उसको चैलेंज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने हुँ, जुमला बोला है कि अगर वो कैंडिडेट इसको चैलेंज करता तो इस एक पोलिंग स्टेशन के मसले में इस एक जगह के को बेस बना के वो पूरे मुल्क के इलेक्शन को फिनिश हुँ, करवा सकता था। उनको मतलब इलेक्शन में हम चले जाते। अब भी आप देखें कि कितने लोग हैं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के डिफरेंस के चक्कर में जीत गए हैं। कोई हाँ, एक आदमी तो नहीं जीता, केपीके में 2 जीते, इधर जीते, उधर जीते, पंजाब में जी लोग जीत रहे हैं। रोज़ एक आधे की खबर आ जाती है कि इलेक्शन हाँ, तो इतने बड़े पैमाने पे और अगर कल पीटीआई 2 बजे करीब मैरियट होटल में सारे के सारे फॉर्म 45 कर रहे थे, जैसे कराची में अपना हाँ, हाँ, जो जमात-ए-इस्लामी कराची के हेड हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं ये जीत नहीं एक्सेप्ट करता और मैं वापस करता हूँ हाँ, क्योंकि हाँ, ये हमें पीटीआई की सीट दी गई है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि जो नवाज़ शरीफ को सीट दी गई, वो भी गुस्ताख़ साहब खान जीते हुए हैं, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से वापस ले वरना अंदेशा था कि ये वहाँ पे जितवा ना देते। तो अब इलेक्शन कमीशन किस मुँह से कह रहा है कि हमसे एक ही सीट पर गलती हुई, भई आपसे किस हाँ, सीट पे गलती नहीं हुई? नहीं हुई, हाँ, अगर कल ये अस क्वेश्चन अगर अगर कल 80 सीटों पे ये साबित कर देते हैं नेशनल असेंबली में इनसे हुँ, गलती हो गई है या काउंटिंग और रीकाउंटिंग में उसमें फ़र्क आ रहा है 47 में और 45 ठीक के है, काउंटिंग में, हाँ, तो ये इतना बड़ा सवालिया निशान है कि हमें बहुत बड़ा, रीपोलिंग की तरफ जाना पड़ेगा और इनको तो ठीक सबको है, इस्तीफ़ा देके तनख़्वाहें भी वापस करनी चाहिए कि एक इलेक्शन कराने थे, ना लोकल बेड़ागर्क बॉडीज़ के करके, इलेक्शन ढंग के करा सके, ना हाँ, नेशनल असेंबली के। और फिर कुछ पता भी नहीं नहीं, कह रहे हैं कि किसी के पास सबूत है तो लाएँ। भई सबूत तो आपके चलें, पास पड़े आपको पता हाँ, है कि रिटर्निंग ऑफ़िसर आपके किसी और जगह गए हुए थे, आपके पास आए नहीं थे। हाँ,
चलें जी। जनाब, इस पे हम तफ़सीलात के साथ मज़ीद अगले शो में ग गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू।